हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज भैया लेके आया हूँ आज बहुत ही शानदार चैप्टर कक्षा 10th का विज्ञान वर्ग। आज हम डिस्कस करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं। पिछले अध्ययन में हमने सजीवों में अनुरक्षण रख रखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है और हम देख सकते हैं कि नवोदित कुछ दिनों में गति करता हुआ मर्द को एक ओर धकेला कर बाहर आ जाता है, यानी कि मर्दा को यानी मिट्टी को घटाकर बाहर की ओर बीज आ जाता है। लेकिन यदि उनकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां नहीं होती। अधिकांश जंतु में तथा कुछ पादों में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलता बच्चे, जुगाली करती भैंस आदि ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों छोड़ते हैं, यानी कि क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर ये है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तनों की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा था, क्योंकि बिल्ली एक चूहे को खाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास में सोचते हैं जिसमें अनेक पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधों वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है। आपने देखा होगा भैंस जो भी चारा खाती है वो एक के साथ खा लेती है, उसके बाद वो फुलने में जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है, जब जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग सकता है और इसकी अनुक्रिया को सेवों को बचाने के लिए गति करते ऐसा प्रतीत होता है या होता है। यदि हम उसके यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रण की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति इस घटना का निर्भर नहीं करती है, इस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रण गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं या विज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठनों के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि विशिष्ट कृत उत्तक का उपयोग इन नियंत्रण व समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह नियंत्रण समन्वय तंत्रिका पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, यानी कि पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हम इस पहचानने की तथा उसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसा पता लगाए कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिका विशिष्टकृत शिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों पर स्थित होती है, जैसे कि आंतरिक कर्ण यानी कि हमारे कान, नाक, जीवा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही गंध का पता लगाता है, यानी कि नाक हमें सुगंध का एहसास कराता है।
ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुव कर्तिक शिरों द्वारा उपार्जित की जाती है। चित्र 6.1 में आप देख पा रहे हो। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा ये विद्युत आवेग पैदा करती है और आवेग ध्रुवीकरण से कोशिका तक हो जाता है और तब तंत्रिका कक्ष एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सोन एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थानों पर सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिकाओं की ध्रुवीकरण में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। ये शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अतः इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। आप देख पा रहे हो ये डायग्राम न्यूरॉन का डायग्राम है। ये इंपोर्टेंट है, आपकी बोर्ड कक्षा 10वीं में आ सकता है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कोशिका फाइबर, पेशी फाइबर यानी मसल्स, तंत्रिका न्यूरॉन। अब किसी चीज को छूते तो यहाँ से सिग्नल पहुंचते हमारे ब्रेन में। अतः इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग का संवहन विशिष्ट करते हैं। चित्र 6.1 में आप देख सकते हो। इसमें तंत्रिका कोशिका के भाग को पहचानिए जहाँ सूचना उपार्जित की जाती है, जिसे होकर सूचना विद्युत आवेगों की तरह यात्रा करती है, जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे ये आगे संचरित हो सके। कुछ क्रियाकलाप है जो आपको डिस्कस करना होगा खुद को ही। देखते हैं कौन से क्रियाकलाप है। देखो, कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है। अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी अंगुली से दबाकर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए, इसका स्वाद में क्या अंतर है। खाना खाते समय उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि भोजन का को आप खा रहे हैं, क्या आप इस खाने का पूरा स्वाद ले पा रहे हो या ले रहे हो। ये आप क्रियाकलाप आपको करने हैं। जब नाक बंद होती है तो क्या हम चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो अब सोचते रहोगे कि क्या होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा करिए अपने आप पर। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? हम आगे नेक्स्ट पॉइंट। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है अब हम डिस्कस करेंगे। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्ती शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं मैं प्रतिवर्ती स्वरूप बस से कूदा गया है या मैंने प्रतिवर्ती स्वरूप अंक की आग की लो से अपना हाथ पीछे खींचा लिया है। मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्ती स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं और अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये स्थितियां जहां हम पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में नियंत्रण में सामान्य कैसे प्राप्त किया जाता है। फिर पर फिर इस पर विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि आग की लपेट को छूना छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए दूरग्राही खतरनाक स्थिति है। इस हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं। एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है, इसलिए हम अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह यहाँ सब सोचने के लिए हम कितने समय लगेगा। उतना उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिक आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तभी इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करते के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया, अतः ये बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिक आवेग की जटिल अन्योन्य क्रिया से जुड़ने के लिए बाध्य है। ये
यदि ये वस्तु स्थिति कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। ये खोपड़ी में अग्र सिरों पर स्थित है, अतः शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं, अतः उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क ये भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिका इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छुए और हम ये सब करना पड़ा तो इसमें काफी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है, उष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिका उष्मा का पता लगाती है तो इन तंत्रिकाओं उन उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों की गति करती है, तो जो प्रक्रम आगाम संकेतों का पता लगाने तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है, वह अति शीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह की संपादन को प्रतिवर्ती चाप चित्र 2 में कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका निर्गत तंत्रिका के मध्य कहा होना चाहिए। सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाली रास्ते में एक बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में मिलते हैं, यद्यपि अज्ञात सूचना मस्तिष्क से भी हो जाती है, यानी कि ब्रेन में सिग्नल पहुंच जाता है हमारे। अधिकतर जंतु में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनमें मस्तिष्क के सूचना का प्रक्रम बहुत तेजी से नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतु में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या अल्प है अनुपस्थित होता है, अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक सुविचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये आप देख पा रहे हो एक चाय की कप है जिस पर एक मनुष्य का हाथ है जो हाथ लगा रहा है और उष्मा को महसूस करते हुए सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचता है न्यूरॉन के माध्यम से। एक प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम है कक्षा 10th में। क्या आप इन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है? अब हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें सोचने वाली प्राणी है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है। ये सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होता है। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रिक तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों में सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं, यानी कि हल खोजते हैं। अब हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने वाली ताली बजाना अत्यधिक अच्छी क्रिया के उदाहरण है। इम्पोर्टेंट जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है, अतः मस्तिष्क के भी पेशिया का संदेश भेजने होते हैं। ये दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार का परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क में सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसी आपको संभावना होगी, एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से भी विभिन्न अगत निर्गत सूचनाओं का समाकलित करने के लिए उत्तरदायी पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनके नाम अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और माइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क के भाग है, 3 टाइप के मस्तिष्क होते हैं ह्यूमन में। ये आप देख पा रहे हो मानव का मस्तिष्क का डायग्राम। ये है पूर्व मस्तिष्क, ये कपाल यानी कि खोपड़ी स्कूल। ये है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिडिल ब्रेन। ये अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन।
ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस ये पीयूष ग्रंथि होती है, यहाँ से मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं हम, और इससे हाइट बढ़ती है जो हम आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में, सॉरी 11th में 12th में साइंस लोगे तो। मेरुरज्जु अनुमस्तिष्क ये यहाँ से न्यूरॉन हमारे जुड़े होते हैं। ये पोंस मेडुला, यहाँ से पोंस मेडुला मानव का मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचना प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्ट करते हैं। इसमें सहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहाँ इन संवेदी सूचना अन्य ग्राही से प्राप्त सूचना एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इन इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि क्रिया तथा सूचना प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती है। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से जटिल है। इस हमें कैसा पता लगाते हैं कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है, ये जानने के लिए भूख से संबंधित केंद्र जो अग्र मस्तिष्क में अलग भाग है। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। आइए प्रतिवर्ती शब्द और दूसरे उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने परम से चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसमें हम पसंद करते हैं तो अनायास कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम भी ना सोचे तभी आया होगा। वास्तव में उनके बारे में भी सोचकर चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं का नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या हम सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए बहुत सोचना या याद करना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकना के मध्य एक पेशी गति का सेट है। जिस पर हमारे सोचने का कार्य नियंत्रण नहीं है, यानी अनैच्छिक क्रियाओं में से यह मध्य मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रण करती है। ये सभी अनैच्छिक क्रिया है। ये सभी अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, लार आना, वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रण करती है। कुछ क्रिया जैसे सीधी रेखा से चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, विचार कीजिए कि ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रिया की परिशुद्धि तथा शरीर के स्थित संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे, ये और भी जटिल घटनाएं काम करना बंद कर दे, क्या होगा? अगर ये क्रिया बंद कर दी जाए तो क्या होगा? अब हम डिस्कस करेंगे ये ऊतक रचित कैसे होता है। ये ऊतक रचित कैसे होता है? मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है, सावधान पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर के अभिकल्प इस प्रकार की मस्तिष्क एक हड्डियां बॉक्स में अवस्थित होता है, यानी कि हमारा मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में सुरक्षित रहता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रगात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि हम अपने हाथ को कमरे के मध्यम के बीच ले जाए तो आप एक कठोर भरा हुआ संरचना का अनुभव करेंगे। यह कैसुर कर्णदंड रीढ़ की हड्डी जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? जब तक जब तक हम तंत्रिका ऊतक की खोज यानी कि चर्चा कर रहे थे, कैसे सूचना एकत्रित करता है, उन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं का संसाधन करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियां तक क्रिया के लिए निर्णय को समाहित करता है। दूसरे शब्द में जब क्रिया या गति संपन्न होनी होती है, पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा यह है कि पेशी कोशिका अपनी आकृति बदलकर गति करती है, यानी कि जो पेशी सेल्स होती है हमारी, जो अपनी आकृति बदल कर गति करती है। अतः आगामी प्रश्न ये है कि पेशी कोशिका आकृति कैसे बदलती है? इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिका में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग आवेग की होती है। अनुक्रिया के फलस्वरूप
होता है। जब ये घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति होती है। स्मरण की कीजिए, जब हमने कक्षा 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की, तब भिन्न प्रकार की पेशियाँ जैसे ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ भी अब तक हमने चर्चा की। इसके आधार पर हम आपके विचार में क्या अंतर हो सकता है? प्रश्न देखते हैं हम कौन-कौन से प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तंत्रिका 2 तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य अंतःग्रस्त सिनेप्स में क्या होता है? ठीक है। मस्तिष्क का कौन से भाग शरीर के अनुवस्थित संतुलन में होता है? ये तो अनुमस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। अब अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? नाक द्वारा लगाते हैं, भाई सबको पता है। प्रतिवर्ती क्रिया के में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? सारे क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे। पादपों में समन्वय, अब पादपों पढ़ेंगे यार समन्वय, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के जो तो तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही पेशी होती है, अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई-मुई के पादप की पत्ती को छूते हैं तो मुड़ना प्रारंभ कर देती है, तो नीचे झुक जाती है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है, तब उन तना ऊपर की ओर आता है। जहाँ तक क्यों होता है? छुई-मुई की पत्तियाँ स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है, इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर नवोद्देशीय का गति वृद्धि के कारण होती है, और यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार के रोक दिया जाए तो हम ये कोई गति प्रदर्शित नहीं करेंगे। अतः बाद 2 भिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरी वृद्धि पर मुक्त। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे चुई-मुई के पौधों की गति, क्योंकि ये वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन ये कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही पेशी ऊतक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संशोधन करता है और किस प्रकार से अनुक्रिया में पत्तियां गति करती है? और ये है चुई-मुई का पौधा। आप देख पा रहे हो चुई-मुई का पौधा। यदि हम विचार करें कि पौधों को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधों के किस भाग में गति होती है, या बासी है कि विस्पश वाले बिंदु गति वाले बिंदु दोनों भिन्न है, अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रासायन साधन का उपयोग भी करते हैं, लेकिन जंतु की तरह पादप में सूचना के चालन के लिए कोई विशेष कर्तव्य ऊतक नहीं होते। अतः जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं के तरह विशिष्ट कर्त प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने वाले सिकुड़ने में अनेक आकार बदल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, वृद्धि के कारण गति। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप बाढ़ पर परतान की सहायता से ऊपर उठते चढ़ते हैं। परतान स्पर्श के लिए संवेदनशील, जब किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो परतान का वह भाग जो वस्तु से संपर्क में है उतनी तीव्रता में वृद्धि नहीं करता जितना परतान का वह भाग जो वस्तु से दूर करता है। इस कारण परतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे धीरे एक से निश्चित दिशा में गति करने उद्दीपन के लिए प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि ये वृद्धि निर्देशिक की से ऐसे लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश गुरुत्वीय पादों की वृद्धि वाले भाग दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशा के अनुवर्त गतियां उद्दीपन की ओर इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः इन दोनों भिन्न प्रकार की प्रकाशानुपात गतियों में प्रकाश की ओर मुड़ना अनुक्रिया जड़ इससे दूर मुड़ना अनुक्रिया करते हैं। ये पादों की सहायता कैसे करते हैं? पादप अन्य उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि पर्व प्राय ऊपर की ओर बढ़ता है। पृथ्वी से दूरी वृद्धि करते हैं। ये पर्व जड़ में प्रकाश उपपरागमी अधोगमी वृद्धि पृथ्वी गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्व अनुवर्तन आदि जल का अर्थ पानी का रासायनिक का अर्थ। ये डायग्राम है प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया की कुछ क्रियाकलाप आपको खुद को ही करना है। ये देख पा रहे हो क्रियाकलाप। रासायनिक पदार्थ जो जलानुवर्त रासायनुवर्तन का क्या अर्थ होगा? इस क्या हम इस प्रकार की दिशिका वृद्धि गतियों के उदाहरण के बारे में विचार कर सकते हैं? रासायनिक का एक उदाहरण पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीव जनन प्रक्रम का अध्ययन
करते समय प्राप्त करेंगे। आइए एक बार फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचना किस प्रकार संचरित होती है। चूमे में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादों की वृद्धि संबंधित गतियों में भी मंद होती है। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए साधन पूर्वक नियंत्रण दिशा हमारी भुजा और अंगुलियां यदि न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। नियंत्रित गति मंद व तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचना का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचालन का माध्यम होना चाहिए, जिसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन। लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं सर्वोत्तम में केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है। जंतु कोशिका प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरी एक बार कोशिका विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचरित होता है तो पुनः नया आवेग जनित होने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी क्रियाविधि को शुरू करने लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्द में कोशिका सतत विद्युत आवेग ना जनित और ना ही संचरित कर सकती है। इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिका मध्य के संचार मध्य के संचार के अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। अब पहले ही रासायनिक संचार का साधन हो चुके हैं। यदि एक विद्युत जनित के करने के लिए उद्दीपित कोशिका एक रासायनिक यौगिक निमज्जित करना प्रारंभ कर दे तो ये यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं से विसरित हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास यौगिक को संतुलित डिटेक्ट करने में साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचना का अभिज्ञान करना योग्य होंगे। इन संशोधित भी करेंगे। हालांकि ये प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन ये तंत्रिका संपादन के बिना भी शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। इस अपरिवर्तित तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतु द्वारा नियंत्रण व समन्वय के लिए प्रयुक्त है। ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविधता पादप हार्मोन वृद्धि विकास तथा पर्यावरण के लिए अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके इनके संश्लेषण का स्थान इनकी क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। ये साधारणतः विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंचती है। आइए हम उदाहरण लेते हैं। जब पहले क्रियाकलाप 6.2 कर चुके, जब वृद्धि करते हैं पादप प्रकाश से संशोधित करता है तो ये हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं। देखो पादप का हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये प्रयोग के अग्र भाग टिप के संश्लेषण करता है। ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तो टॉक्सिन विसरित होकर परवो के छाया का वाला भाग में आ जाता है। परवो के प्रकाश में दूर वाली साइड में ऑक्सिन का संग्रह कोशिका का लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन करता है। उद्दीपन करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबेरिन जो ऑक्सिन की तरह तन्य की वृद्धि में सहायक होता है। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसलिए ये उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशिष्ट रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण है जो वृद्धि में सहायता करता है। लेकिन पादों की वृद्धि संदमन के लिए संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिक एब्सिक अम्ल वृद्धि का संवर्धन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जंतु में हार्मोन यानी कि एनिमल्स में हार्मोन। रासायनिक हार्मोन जंतु में किस प्रकार संरचना के संतुलित साधन की तरह युक्त होता है। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को ले लीजिए जो विषम परिस्थिति में महसूस करती है। ये अपना शरीर को लड़ने के लिए भाग जाने के लिए तैयार करती है। ये दोनों ही बहुत जटिल क्रिया है जिससे नियंत्रण तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के विभिन्न ऊतकों का उपयोग होगा कि आकृति एकीकृत क्रिया मिलकर ये कार्य करेंगे। यद्यपि लड़ना दौड़ना और एकांतर क्रिया एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः ये स्थिति इसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लापरवाह बनी जाती है। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया के लिए सरल बना जाती है। ये सब कैसे उपलब्ध हो गए? ये सब कैसे उपलब्ध? ये कुछ क्वेश्चन है। हार्मोन पादप हार्मोन क्या है? चुई मुई पादप की पत्तियों को गति प्रकाश की ओर
परवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? एक पादप हार्मोन को उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। जिबरीन हो सकता है, ऑक्सीटोसिन ऑक्सिन हो सकता है। किस सारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि को ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? जलानुवर्त दर्शाने के लिए उपयोगी कल्पना कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिका द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आच्छिक्त होगा, तब आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। या दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचना और आवश्यक परिवर्तित परिसर बहुत हो जाता है। अधिवक यानी कि एड्रेनलिन ग्लैंड्स में अतिएड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जो तुम ये क्रिया किया जाता है इन ग्रंथों के शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र 6.7 में हम देखेंगे। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्थित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित ये लक्ष्य अंग विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। ये रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पांसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रिया मिलकर जंतु शरीर के स्थिति में निपटने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन अतः स्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भाग है जो हमारी शरीर में नियंत्रण में समन्वय का दूसरा मार्ग है। स्मरण कीजिए कि पादप में हार्मोन होते हैं जो दृष्टि की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दृष्टि की वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। जंतु हार्मोन का क्या कार्य है इसके बारे में हमने भूमिका की कल्पना दृष्टि का वृद्धि में नहीं कर सकते। यह हमने किसी जंतु प्रकाश गुरुत्वीय पराचित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा है, लेकिन हम इसके बारे में अधिक चिंतन करें तो हम सक्षम होगा कि जंतु शरीर में सावधान पूर्वक नियंत्रण स्थानों में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर कुछ क्रियाकलाप है 6.3 चित्र को देखना आपको। चित्र में दर्शाए गए अंतःस्रावी ग्रंथियों को पहचान कीजिए। इनमें से कुछ ग्रंथियों को वस्तु में वर्णित कीजिए। ठीक, आप देख पा रहे हो चित्र में मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड नर मादा में जैसे यानी कि पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि यानी कि थायरोक्सिन ग्रंथि या यहाँ थाइमस होता है। और यदि वह ग्रंथि गर्भाशय यानी कि अंडाशय जो फीमेल में होता है यानी कि मादा में होता है, ये नर यानी कि वर्षण टेस्टिस, अग्न्याशय यानी कि पेनक्राइज, अधिव ग्रंथि यानी कि अधिव ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है लाडलो। पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगते हैं लेकिन हम अपने चेहरे पर अंगुलियां नहीं उगाते। हमारे शरीर की अभिकल्पना और बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानी पूर्वक अनुरक्षित है। ये समझने के लिए भी समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करता है, आइए कुछ उदाहरण की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन से संबंधित हम अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यकता है। थायरोक्सिन थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। थायरोक्सिन के संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस के लिए आयोडीन नमक अनिवार्य है। यदि हम हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो संभावना है कि गाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। जिस प्रकार बीमारी लक्षण फूली हुई गर्दन, क्या आप इस चित्र 6.7 में आउटगोइंग स्थिति संबोधित कर सकते हैं? यानी कि कभी-कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं, बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या कभी आश्चर्य हुआ है कि कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि से स्त्रित होने वाला हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन जैसे इनका नाम अंकित है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है तथा बाल्यकाल काल में इस हार्मोन की कमी से हो जाती है और बौनापन के कारण बनता है। जब हम अपने दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष की रही होगी तो हमने अपने और अन्य अन्य कई नाटक के अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन युवा नर में क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन के स्तर से होता है।
तो आपने कभी युवा अवर में यानी कि पुबर्टी में देखा होगा कि हमारे बॉडी में अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ को आना, ये कौन सा हार्मोन्स होता है फीमेल में, सॉरी मेल में? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन जो हमारे नर कैंडिडेट में पाया जाता है और मादा में पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों से किसी जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो क्योंकि वे मधुमेह के रोगी है, उपचार के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हो, या एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय से होता है और शरीर और रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि ये अच्युत मात्रा में स्तर नहीं होता तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता और ये हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। यदि हम इतना आवश्यक कि हार्मोन स्तर परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो इसमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिसमें यह क्रिया क्रिया किया जाता है। इस तरह होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ा जाता है तो इस अग्नाशय की कोशिका संशोधित डिटेक्ट कर दी जाती है। ये स्कैनिंग क्रिया में अधिक इंसुलिन स्तर को करती है जो रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन जो हमारे मधुमेह रोग के लिए लाभ होता है। कुछ क्रियाकलाप है जो आपको खुद को ही देखने हैं। देखो आप देख पा रहे हो पीयूष ग्रंथि अंतःस्त्रीय ग्लैंड है। हार्मोन जिसमें वृद्धि हार्मोन पाया जाता है सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि जिसमें वृद्धि में लिए उपापचय का नियमन करता है। इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन जो वर्षण में पाया जाता है जिससे लक्षण हमें पुबर्टी के समय देखने को मिलते हैं जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारीपन होना। ये हार्मोन अक्सर नर कैंडिडेट में पाया जाता है। रक्त स्तर शर्करा का नियमन और मादा में अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। एड्रेनलिन ग्रंथि, मोचक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी नोटबुक मिल जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन तो हमने पढ़ा था, कौन सा पादप हार्मोन है लाडलो? चलो क्वेश्चन करते हैं हम। तो पादप हार्मोन है हमारा इसमें से साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, सब उपयोग सभी के लिए क्योंकि मस्तिष्क सभी के लिए कार्य करता है। ये कुछ बड़े क्वेश्चन है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको कक्षा 10th का ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कैसी लगी। धन्यवाद।